देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एक हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अब एक चौंकाने वाली खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान के सिरोही में एक तहसीलदार ने घूसखोरी के आरोपों से बचने के लिए 20 लाख रुपए घर में चूल्हे पर जला दिए। तहसीलदार की इस हरकत का वीडियो वहां पहुंचे एक पुलिस वाले ने बना लिया। घूसखोरी से जुड़े मामले की जांच कर रही एसीबी की टीम ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा था। उसने बताया कि यह घूस तहसीलदार कल्पेश जैन के लिए ली गई, जिसके बाद पुलिस तहसीलदार कल्पेश जैन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची। एसीबी की टीम को देखते ही आरोपी तहसीलदार ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और जब तक एसीबी की टीम कटर से दरवाजा काटकर अंदर पहुंचती, तब तक उसने 20 लाख रुपए चूल्हे पर जला दिए। और ये वीडियो देखिए सामने आप, इसमें किस तरीके से एक एक नोट को चूल्हे पर डालता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। और जैसे ही इसको भनक लगी कि टीम वहां पहुंच चुकी है, पहले तो उसने दरवाजा बंद किया और उसके बाद खिड़की भी बंद करने की देखिए कोशिश उसने की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो देखिए बनाया और किस तरीके से 20 लाख रुपए चूल्हे में जला दिए। दरवाजा तोड़ा के और अंदर गए तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियां जलाते हुए पाए गए। उनको अलग लेके उस पर पानी डाल के उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद में उनकी हाउस पूरी सर्चिंग की गई। सर्च करने के बाद तो पता चला कि उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है, कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है, 2-3 लॉकर का भी पता चला है, रिकॉर्ड मिला है और भी काफ़ी संपत्ति की कुंज है और कुछ पट्टे भी मिले एक आधे। उसके संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। और भवानी देखिए, ये सब किया गया क्योंकि वो बच सके, लेकिन बकायदा वीडियो भी अब सामने आ गई है और बाकी जो सबूत होंगे वो तो है ही। देखिए अर्पिता, ये चिरोई के पिंडवाड़ा जगह है जहाँ की तहसीलदार हैं और वहाँ पर सूचना ये मिली थी कि ये 5 लाख रुपए तेंदुपत्ता होता है जो कलेक्ट करने के लिए सरकारी जमीन पे एक टेंडर हो रहा था, उसमें 5 लाख रुपए घूस मांगी थी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जरिए। एससीबी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रंगे हाथ 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा और उन्होंने कहा कि वो उनके लिए घूस ले रहे हैं तहसीलदार के लिए। जैसे एसीबी की टीम पकड़ने के बाद में तहसीलदार के घर पे पहुंची तो उनको पता लग चुका था कि टीम आ गई। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, काफी कोशिश की खुलवाने की, नहीं खोला, कटर मंगवाया गया दरवाजे तोड़ने के लिए। इस बीच में तहसीलदार ने पैसे इकट्ठे किए और चूल्हे पर उस पैसों को जला दिया। काफी कोशिश के बाद में एसीबी की टीम अंदर दाखिल हुई, तब तक वो 20 लाख रुपए जला चुके थे। एसीबी ने बाकी पैसे इकट्ठे किए, बाकी डिटेल। बिल्कुल, तो जिस तरीके से भवानी आप जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। 20 लाख के ये नोट जो हैं वो जला दिए गए बचने के लिए, क्योंकि आरोप घूसखोरी का लग रहा था और उसी से बचने के लिए दरअसल बकायदा दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, इन रुपयों पर आग लगा दी। उधर मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हत्या से एक दिन पहले सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन को अपने दफ्तर बुलाया था। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक मनसुख ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि किसी तावड़े नाम के शख्स ने फोन किया और बाहर बुलाया। एटीएस के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि मनसुख हिरेन को बेहोशी के बाद ठाणे के क्रीक में फेंका गया था, जिसके बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हुई। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की भी जांच एनआईए कर रही है। इस बीच आज सचिन वाजे की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने सरकार से फोन टैपिंग की इजाजत ली थी, लेकिन यह इजाजत आतंक से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए मांगी गई थी। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि इसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन भी रिकॉर्ड करवाए थे। आज महाराष्ट्र के सीएम अपनी पूरी रिपोर्ट इस पर देखेंगे, जो सीएस को रिपोर्ट देनी है।
तो बकायदा जो आरोप रश्मि शुक्ला पर लग रहे हैं वो ये कि इन्होंने इजाजत मांगी थी फोन टैपिंग की, लेकिन वो दूसरे केस में मांगी थी जिसमें वो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद जो पल पोस रहा है उनको धरपकड़ करने के लिए फोन टैपिंग की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने इजाजत बकायदा मांगी। लेकिन ये खबर अब सामने आ रही है कि उस आड़ में इन्होंने मंत्रियों के फोन टैप कराए, ऐसे आरोप रश्मि शुक्ला पर लग रहे हैं। कुछ खास सहयोगी साथ है, विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है मुंबई से, साथ ही साथ अभिषेक पांडे बीजेपी दफ्तर से इस वक्त मौजूद हैं। और अभिषेक जरा बताइए, सचिन वाजे केस में क्या नया एंगल अब सामने आ रहा है और आज कोर्ट में भी पेश करना है, कब पेश करना है? देखिए, अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में आज जैसे ही सचिन वाजे को पेश किया जाएगा, उससे और सारी चीजें क्या अब तक निकल के सामने आए हैं वो उस पर सारे मामलों को लेकर के कोर्ट में एनआईए अपनी रिपोर्ट रखेगी और बताएगी कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक अपडेट क्या है। दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कोर्ट में पेश होने तक, लेकिन उसके ठीक पहले महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी घमासान मचा है वो कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वाजे से निकली ये आग अब महाराष्ट्र के सियासी संग्राम का हिस्सा बन चुकी है और बीजेपी और सरकार आमने सामने हो गए हैं। आईपीएस अधिकारी कूद पड़े हैं और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारियों के इंक्वायरी और की बात की जा रही है और साथ ही साथ उनके जिस तरीके के एक्शंस लिए गए उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से आज कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाएं। पहला डिसीजन ये कि मुख्य सचिव जो उस समय गृह सचिव थे वो उन्होंने किस मामले में रिपोर्ट दी थी और क्या क्या उन्होंने इस पूरे मामले में किया था, क्यों रश्मि शुक्ला को फोन टैपिंग की इजाजत मिली थी, उस सारे मामले पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट देने के बाद पहले सीएम को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो इसमें होनी है वो होनी है कि सरकार आज एक जांच कमेटी अनाउंस कर सकती है, क्योंकि गृहमंत्री पर जिस तरीके से एक सीनियर आईपीएस की तरफ से 100 करोड़ के हफ्ता वसूली का जो आरोप लगा है वो बेहद गंभीर है और सरकार की बदनामी हो रही है। इन सारे मुद्दों पर कहीं न कहीं सरकार की कोशिश है कि जो उनके ऊपर दाग पड़े हैं उसको धोए जाएं और आने वाले समय में सरकार की एक्शन प्लान ये होगा कि सरकार अब तक जो डिफेंसिव मोड में थी अब सरकार अग्रेसिव मोड में जा रही है। ठीक है, जरा आप रहिए साथ। इस बीच जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि रश्मि शुक्ला पर जो आरोप लग रहे हैं, अब ये आरोप लग रहे हैं कि बकायदा उन्होंने इजाजत मांगी थी लेकिन आतंकवादियों के फोन टैप करने के लिए, जिसके आड़ में उन्होंने मंत्रियों के फोन टैप किए। आज विवेक इसको लेकर रिपोर्ट भी सीएम को दी जानी है, वो रिपोर्ट कब दी जानी है और उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए अर्पिता, जो जानकारी मिल रही है कि जो चीफ सेक्रेटरी है सीताराम कुंटे वो अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट एक सील पैक एनवेलप में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को देने वाले हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार के सूत्र हैं उन्होंने बता रहे हैं कि रश्मि शुक्ला पिछले साल जब उन्होंने फोन टेपिंग की परमिशन एसीएस होम, जो मैं बताना चाहूंगा जो नियम होता है अगर कोई भी आईपीएस अधिकारी फोन टेपिंग की इजाजत मांगता है तो उसकी इजाजत सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार या किसी भी सरकार के एसीएस होम ही परमिशन देते हैं। एसीएस होम के परमिशन के बिना कोई भी अधिकारी फोन टैप नहीं कर सकता है। इस पूरे मामले में रश्मि शुक्ला ने बाकायदा ऑफिशियली एसीएस होम जो उस समय सीताराम कुंटे थे और अभी वो सीताराम कुंटे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन दोनों इनसे परमिशन मांगी। परमिशन इस बात की मांगी जा रही थी कि जो टेरर एक्टिविटी है उसकी वो डिटेल है और उसकी डिटेल खंगालना चाहती हैं और जिसकी डिटेल निकालना चाहती हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि रश्मि शुक्ला ने आतंकवादी डिटेल निकालने के लिए जो परमिशन मांगी थी उसका गलत उपयोग कर इलीगल तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के दूसरे मंत्रियों की फोन टैप किए और डिटेल निकालकर विपक्षी पार्टी को दिए हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, एक आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला जो इस समय डेपुटेशन पे दिल्ली में है, सेंट्रल एजेंसीज में है, एडीजी लेवल पर सीआरपीएफ पर तैनात हैं, उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार के लोग जो हैं, जो मंत्री हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट विवेक, रश्मि शुक्ला का जो मुद्दा है वो देखिए, अब एक दिन पहले
महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी दिखाई दिया। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग के मुद्दे पर नाराजगी जताई। बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खबर ये कि बैठक में महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील के साथ इस पर भी राय ली गई कि परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला का क्या कानूनी उन पर कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी बम के बाद महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच सियासी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। खबर आ रही है कि अनिल देशमुख पर लगाए गए परमबीर सिंह के आरोपों की जांच जो है वो रिटायर्ड जज की कमेटी से कराई जा सकती है। इस बीच आज परमबीर सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा था। और विवेक, अब नजर तो इस बात की पर रहेगी कि परमबीर सिंह क्या बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए अर्पिता, परमबीर सिंह जो आईपीएस अधिकारी और ऐसे में डीजी होमगार्ड है, वो कल ही अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में थे और जिस तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा मिली थी तो कोशिश की जा रही थी कि कल ही बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन वो दायर कर दें, लेकिन डॉक्यूमेंट आने में और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आने में थोड़ा सा समय लग चुका था, इसलिए वो कागजात पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रहे थे। अभी जो जानकारी मिल रही है कि परमबीर सिंह और जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने पूरे रिट पिटीशन को ठीक कर दिया है। पूरा जो दस्तावेज है वो पूरी तरह तैयार हो गए हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में परमबीर सिंह रिट पिटीशन दायर करेंगे। और ये रिट पिटीशन इसलिए भी अहम है क्योंकि उस रिट पिटीशन में साफ तौर पर कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपया हर महीने मुंबई पुलिस से उगाही करने की दबाव डाल रहे थे। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच क्या ऐसी भी कोई जानकारी है, क्योंकि कोर्ट ने ये सवाल भी पूछा था कि आपने अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया? क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में जब याचिका लेकर पहुंचेंगे परमबीर सिंह तो पार्टी बनाएंगे अनिल देशमुख को? देखिए, ये पूरी जो लीगैलिटी है वो परमबीर सिंह को अब समझ में आ चुकी है। जो गलतियां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन में की थी तो माना जा रहा है कि वो गलतियां अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट के रिट पिटीशन में नहीं करेंगे। यही वजह है कि परमबीर सिंह कल पूरे दिन अपने लीगल टीम के साथ संपर्क में थे, अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रहे थे कि अगर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन। देखिए, वही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच रिटायर्ड जज की कमेटी से करा सकती है। इस बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है, बताया ये भी जा रहा है कि इस जांच का ऐलान आज किया जा सकता है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। और इस बीच खबर यह भी कि महाविकास अघाड़ी के नेता राज्यपाल के सचिव से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल 27 मार्च तक महाराष्ट्र से बाहर है, इसलिए सचिव से मुलाकात कर महाविकास अघाड़ी के नेता अपना पक्ष राजभवन को देंगे। यानी अभिषेक, देखिए आज जहां एक तरफ राजभवन जाएंगे बकायदा महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो कितने बजे जाने वाले हैं और किस तरीके से अपना पक्ष वो रखने वाले हैं, और दूसरी तरफ सवाल अनिल देशमुख को लेकर है। अनिल देशमुख खुद कह रहे हैं जांच करा लीजिए, लेकिन कैसे जांच करा लीजिए जब आप ही वहां पर मौजूद हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, तो ये जांच निष्पक्ष कैसे होगी? देखिए, सवाल सबसे बड़ा जो विपक्ष पूछ रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद आरोपी हो, अगर उसके पास ही जांच रहे या उसके इन्फ्लुएंस में कोई जांच होगी तो जांच कैसे होगी, इस मामले को लेकर के इसीलिए विपक्ष सीबीआई की मांग कर रहा है कि निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई सेंट्रल एजेंसी चाहिए। स्टेट के अंदर कोई एजेंसी जांच करती है तो उसमें स्टेट का इन्फ्लुएंस होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से कल बीजेपी का एक डेलीगेशन राजभवन गया था राज्यपाल से मिलने, उसके बाद आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राज्य सरकार से तमाम सारे मंत्री वो जा सकते हैं, लेकिन खबर है कि कल शाम को ही राज्यपाल यहां से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं और वो 27 की रात को लौटेंगे। तो क्या वो राजभवन पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वो जो राज्यपाल के सेक्रेटरी हैं वहां वो पत्र देकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इन सब के उलट खबर है कि अब तक जो राज्य सरकार
डिफेंसिव मोड में थी, यानी जो लगातार डिफेंस कर रही थी। कल रात की जो सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई है मुख्यमंत्री की वर्षा बंगले पर, उसके बाद से अब सरकार अग्रेसिव मोड में आ गई है। बिल्कुल, और देखिए इसको दरअसल कहीं कल गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद को जांच के लिए तैयार बताया। उन्होंने 21 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी साझा भी की, जिसमें उन्होंने परमवीर सिंह के आरोपों की जांच करवाने की मांग की थी। उन्होंने बकायदा एक ट्वीट के जरिए सीएम को भेजी गई चिट्ठी साझा करते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री इस मामले की जांच का आदेश देते हैं तो वो उसका स्वागत करेंगे। और विवेक देखिए, बकायदा ट्विटर पर वो चिट्ठी भी साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि अगर आप जांच कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप पर ये आरोप लग रहे हैं तो आप इस बात की भी पेशकश कर सकते हैं कि आप चाहें तो इस्तीफा ले लें। बाकी वो निर्णय तो उद्धव ठाकरे का है। देखिए अर्पित, पूरे मामले को देखिए काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन ये बात को समझना बेहद जरूरी है कि कोई इंसान जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो जो सरकार में है वही अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जांच करा लीजिए। अगर जांच की अगर अनिल देशमुख सीबीआई की मांग करें तो एक बड़ा पॉइंट उठेगा कि सेंट्रल एजेंसी यानी कि जांच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह से रहेगी। अब लेमैन की तरह से समझा जाए कि जो मंत्री सरकार में है वो अपनी सरकार के बॉसेस से बोल रहा है कि आप अपनी जांच करा लीजिए किसी भी रिटायर्ड से, जो भी रिपोर्ट आएगी वो महाराष्ट्र सरकार के पास आएगी। यही सवाल हो रहा है कि आखिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? क्या कोई मंत्री अपनी सरकार से अपने ही बारे में जांच कैसे करा सकता है? इसको लेकर अब सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है। यही बीजेपी की मांग है। अगर अनिल देशमुख एक नेतृत्व ह्यूमैनिटी ग्राउंड में अगर जांच की मांग करते हैं तो सेंट्रल एजेंसी के पास जाना चाहिए, मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए, ताकि पूरे जो मामले की सच्चाई वो सामने आ सके। ये तो फिर वही बात हो गई कि घर की जांच होगी और घर ही के मालिक इसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट अपने मुताबिक बना लेंगे, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। इसलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अनिल देशमुख अगर जांच मांग कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड में सबसे पहले उन्हें जो गृह मंत्री का पद है वो छोड़ना चाहिए, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, तब वो जांच की मांग करें तो समझ में आता है। बीजेपी बार बार यही मुद्दा उठा रही है कि जो सरकार में है, जो मंत्री सरकार में है, वो अपने ही सरकार से बोले कि आप हमारी जांच करा लीजिए। यही बीजेपी मांग कर रही है कि अगर निष्पक्ष जांच होनी है, पूरे मामले की ट्रांसपेरेंसी लानी है, बिल्कुल, और इसीलिए लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है और एक के बाद एक सवाल महाराष्ट्र सरकार के सामने रखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में वसूली कांड और ट्रांसफर रैकेट में मचे घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में अपने निवास पर महाराष्ट्र के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सांसद तो पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने इसे दूरी बनाना ही ठीक समझा। हालांकि बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे और गिरीश बापट इस पार्टी में पहुंचे थे। शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल समेत कई सांसद इस पार्टी में पहुंचे और ये बताया गया कि संजय राउत ने अपनी बेटी की सगाई पर यह पार्टी रखी थी। और अब बात बंगाल की। बंगाल में चुनाव अब बस गिनती के दिन उसमें रह गए हैं। नेताओं के वार पलटवार से राज्य का सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है। बीजेपी ने बंगाल के चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी। आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। अमित शाह आज पुरुलिया, तमलुक और बांकुड़ा में रैली करेंगे, जबकि राजनाथ सिंह भी दक्षिण 24 परगना, हुगली और बांकुड़ा में मोर्चा संभालेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और नंदीग्राम में चुनावी रैली करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती भी आज चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए सलतोरा, पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम में रोड शो करेंगे। आज बंगाल चुनाव के 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। मिथुन चक्रवर्ती ने आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। मिथुन ने बांकुड़ा के सालतोरा में करीब 7 किलोमीटर का रोड शो शुरू किया। सालतोरा में 27 मार्च को पहले चरण में चुनाव है। तो मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भी पूरी तरीके से कमान संभाली है, चुनावी रण में उतरे हैं कई दिग्गज, उनमें से एक बड़ा नाम मिथुन चक्रवर्ती का। आज से ही चुनाव प्रचार की उन्होंने शुरुआत की। बांकुड़ा में इस वक्त मौजूद थे
सालतोरा में करीब उन्होंने 7 किलोमीटर का ये रोड शो शुरू कर दिया है। सालतोरा में 27 मार्च को पहले चरण में चुनाव होना है। मकसद है गरीबों को हक दिलाना और इज्जत से हक दिलाना। ये जो लोग दे रहे हो ना, इनको हक दिलाना मुझे, बस और कुछ नहीं। सालतोरा से चांदना बावरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चांदना राजमिस्त्री की पत्नी है और मजदूरी के पैसों से अपना घर चलाती हैं। सालतोरा में 27 मार्च को पहले चरण में चुनाव है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंदा बावड़ी, जो कि इसी विधानसभा से यहाँ पर कैंडिडेट हैं। राजमिस्त्री की पत्नी है। कैसे लड़ रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर मेरे को भी कष्ट है। मेरा समय राजमिस्त्री, तो इसलिए मेरे को चुनाव में लड़ने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा तो टका पैसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो दादा भाई है, बाहर में जो दादा भाई है, सब लोग मेरे को सहयोगिता करती हैं। आज मिथुन दा आ रहे हैं आपके प्रचार के लिए। ये इतना बड़ा सुपरस्टार यहाँ पर आ रही है, ये आप মানে ये চেয়ে খুশি আর কি হতে পারে। মানে মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ খুবই উৎফুল্ল এবং খুশি আছেন। कितनी अस्वस्थ हैं आप जीत के लिए अपनी? देखिए, यहाँ पर कोई भी काज नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा विश्वास था कि मैं यहाँ पर जीत जाऊंगी। तो ये है चंदा बावड़ी, जो कि एक राजमिस्त्री की पत्नी है। प्रधानमंत्री ने भी अपने मन से इनका जिक्र किया था और कहा था कि वो राजमिस्त्री की पत्नी है, काफ़ी गरीब परिवार से हैं और बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। तो जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद है। अमित, आप जहां पर हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज तो तमाम दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। रखिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो रोड के किनारे जो लोग हैं वो मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए खड़े हैं। कई किलोमीटर ये लोग यहाँ पर इसी तरीके से खड़े हैं। और आपको तस्वीरों के जरिए बताऊं तो मिथुन चक्रवर्ती एक जिप्सी में मौजूद हैं और हर तरफ जो है लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर 5 से 7 किलोमीटर की उनकी रैली है। जो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो राजमिस्त्री हैं और इस तरीके से सड़कों पर भीड़ लगी हुई है केवल मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती यहाँ के महानायक है। पश्चिम बंगाल में लोग उनको महागुरु के तौर पे देखते हैं, महागुरु उनको कहा जाता है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं सड़क के दोनों तरफ, केवल मिथुन चक्रवर्ती का एक झलक पाने के लिए। और जो यहाँ से चंदा बावड़ी जो बीजेपी की उम्मीदवार है वो एक राजमिस्त्री की पत्नी है। और जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी चंदा बावड़ी से, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत भाग्यशाली है कि मिथुन चक्रवर्ती महागुरु उनके प्रचार में आ रहे हैं। और उन्होंने उम्मीद जताई है, उन्होंने दावा किया कि वो 30 से 35 हजार वोटों से जीतेंगे। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। यही वो सड़क है जिससे मिथुन चक्रवर्ती गुजर चुके हैं और दूसरी तरफ सड़क पे वो आने वाले 5 से 7 किलोमीटर का ये उनका रोड शो है। आज पहला मेगा रोड शो मिथुन चक्रवर्ती ने आज से ही कैंपेन शुरू किया है और आज ही ये यहाँ से और उनको देखने के लिए काफी ज्यादा तादाद में जो है यहाँ के लोकल्स, बीजेपी के वर्कर तो थे ही, बीजेपी के कार्यकर्ता तो थे ही उनके साथ, लेकिन लोकल्स और दूसरे पार्टी के लोग भी उन्हें देखना चाहते हैं। तो वो इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें स्टार कैंपेनर बनाया था। ब्रिगेड मैदान में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन किया था, प्रधानमंत्री के सामने मंच पर उन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद आज से उन्होंने रोड शो शुरू कर दिया है। मेगा कैंपेन आप देखिए यहाँ तस्वीरों में, लोग आपको सड़क पे हर तरफ दिखेंगे, हर तरफ बीजेपी का झंडा आपको दिखेगा यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये नज़ारा है यहाँ के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ जहाँ लोगों को मालूम है कि मिथुन चक्रवर्ती का काफिला जो है उस रास्ते से निकलेगा, रोड शो उस रास्ते से निकलेगा, वहाँ पर लोग खड़े हैं। लोग सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती का एक झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती को लगातार जो है रोड शो के दौरान अपने हाथों को हिलाते हुए, लोगों को नमस्ते करते हुए अभिवादन ग्रहण कर रहे हैं लोगों का। और यहाँ देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो हैं उनको एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सड़क पे खड़े हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और देखिए ये रोड शो जो है उसको देखने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और एक से एक दिग्गज, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, मैदान में है। मिथुन चक्रवर्ती भी मैदान में है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन इस बार बीजेपी लॉन्च किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं की चुनावी रैलियों में उमड़े जन सैलाब को दिखाया गया है।
उधर बंगाल में चुनावी हिंसा के आरोपों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता मुकुल रॉय की सुरक्षा बढ़ा दी है। नदिया जिले की कृष्णनगर उत्तर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुकुल रॉय की सुरक्षा को Y+ से बढ़ाकर Z+ कर दिया गया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या बढ़ जाएगी।